तो चलिए हम लोग को शुरू करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला बात जो बोला गया था कि जैसे हम लोगों का +1 का फिजिक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ मास है, तो हम लोगों का जो +2 का फिजिक्स है वो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ चार्ज है कि चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पे जिन चार्जेस को स्टडी किया जा रहा है वो अभी कौन से पोजीशन में है, तो यहां पे बोला जाता है कि अभी जो चार्जेस प्रेजेंट है वो सभी के सभी चार्ज क्या है, एट रेस्ट पे है। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि चार्ज के दुनिया में जैसे मास होता है, मास का एक ही प्रकार होता है कि मास जो है वो ऑलवेज क्या होगा, मास जो है उसका एक ही प्रकार होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार के चार्ज को हम लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज बोला जाता है। तो एक्चुअली जो बॉडी होता है कोई भी, वो शुरुआत में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का ही, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे लोग जो क्या करे, मान लो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, या फिर क्लोरीन के लिए देखिए तो इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लिया तो देखिए इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, क्लोरीन में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज्यादा होके ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन अभी भी 17 ही है। तो निगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये होता है कि जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, कि इलेक्ट्रॉन तो सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज है, तो जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब ये होता है कि जिनके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब बॉडी पे कुल कितना चार्ज अपीयर करेगा वो किसके बराबर होता है, तो बॉडी पे कुल कितना चार्ज अपीयर करेगा वो ±NE के बराबर होता है, कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज अपीयर करने वाला है वो इतना के बराबर। जैसे देखिए किसी बॉडी जो E का वैल्यू होता है, E है आपका, इसको बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज, कि ये हम लोग जानते हैं कि इसको अगर ये करे तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसके लिए बोला जाएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसी को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी, N क्या हो सकता है, तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेन या तो लूज। यहां पे देखिए सोडियम क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इतना के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो N क्या हो सकता है, नंबर ऑफ E माइनस लॉस्ट और गेन, इसी को हम लोग बोलते हैं N। तो चलिए इस आधार पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल, कि क्या बोला जा रहा है कि इफ द चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 कूलम्ब, कि कूलम्ब ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम दिस बॉडी, कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से गायब हो गया है, कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर, 1 कूलम्ब के बराबर आ रहा है। तो यहां पे देखिए यही बात हम लोग बोलते हैं कि Q = ±NE इसके बराबर। अब की बार पॉजिटिव चार्ज आया है तो 1 कूलम्ब चार्ज आया है, N इंटू जो फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, तो N = देखो 1 डिवाइडेड बाई
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से देखिए इस बॉडी के ऊपर अगर इसको सॉल्व करें तो 10⁻19 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 1.16, एक 10 बगल में लिख दीजिए, 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसका वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18। कि अगर बॉडी कोई इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा, जहां से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, उसके पास 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। या सिमिलरली इसका ठीक उल्टा, अगर कोई इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो उसके पास निगेटिव चार्ज का बोलबाला हो जाएगा, तो उसके पास -1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। देखिए ये जो अपना कूलम्ब है, कूलम्ब रियली बिग यूनिट है। कहने का मतलब 1 कूलम्ब का चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो चार्ज जो टिपिकली आप देखोगे, चार्ज का जो टिपिकल वैल्यू आप देखोगे वो किस में रहेगा, वो ज्यादातर आपको दिखेगा माइक्रो कूलम्ब में। कि माइक्रो कूलम्ब में ही आपको ज्यादातर चार्ज का वैल्यू दिखेगा, जिसको μc का सिंबल दिया जाता है। तो 1 माइक्रो कूलम्ब जो होना चाहिए किसके बराबर, तो 1 माइक्रो कूलम्ब जो होना चाहिए वो 10⁻⁻6 कूलम्ब के बराबर होना चाहिए। अब इससे आगे तो ये तो हो गया चार्जिंग का प्रोसेस कि चार्ज कैसे बॉडी पे आता है। इससे आगे हम लोगों को जो पहला नियम यहाँ पे पढ़ना होता है, इसको बोला जाता है कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ देखिए क्या चीज के लिए है, तो कूलम्ब लॉ जो है अपने को अवेलेबल, वो अवेलेबल है फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कि दो चार्ज के बीच में कितना का फोर्स होगा, ये बताने के लिए कूलम्ब लॉ होता है। तो यहां पे देखो कूलम्ब लॉ क्या बोलता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है तो लगने वाला फोर्स Q1 और Q2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लगने वाला फोर्स 1/r², मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे जो फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², इसके बराबर। यहां पे जो ये टर्म है इसको बोला जाता है, जब नॉट लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए ये जो है, जो फोर्स बिटवीन द चार्जेज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। देखिए यहाँ पे परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। कि यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। जैसे अलग अलग मीडियम में आप देखते हैं कि भाई अलग अलग मीडियम का डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मीडियम के लिए यंग्स मॉडुलस अलग अलग हो सकता है। उसी तरीके से ये जो परमिटिविटी है वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मीडियम माना गया है, क्या बाय डिफॉल्ट मीडियम माना गया है कि भाई वैक्यूम है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू इसके बराबर आएगा। इन SI इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर, तो इसका वैल्यू देखिएगा, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब, क्या न्यूटन पर न्यूटन स्क्वायर, एक मिनट, कूलम्ब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। कि ये फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए इसका वैल्यू इतना है। अन्य किसी मीडियम के लिए इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, एयर के लिए इतना के बराबर है। और अगर सिस्टम अपना SI है तो इन SI सिस्टम, ये जो टर्म है 1/4πε0, तो ये जब आपके क्वेश्चंस में आ रहा होगा, इसका वैल्यू जो होता है वो 9 इंटू 10⁻9 इसके बराबर होता है। SI सिस्टम में क्या, SI सिस्टम में इसका वैल्यू
जो हमको याद रखना है आपको कि 1/4πε0। यही नहीं, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अन्य लोगों को देखेंगे तब भी ये टर्म इंपोर्टेंट होगा, तो इसका वैल्यू इसके बराबर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए फोर्स बिटवीन द चार्जेस हम लोग देख रहे थे, तो दो बात होता है। देखो चार्जेस के बीच में क्या होता है कि फोर्स दो तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये है Q और ये है Q, तो प्लस के लिए तो लिखा नहीं जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे, जब कभी भी लाइक चार्जेज होंगे कि दोनों का नेचर एक जैसा होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कि फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, तो लाइक चार्जेज जो है, तो ये दोनों चार्ज क्या है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को देखो, ये बोल रहा है तुम मेरे पास मत आओ, ये बोल रहा है तुम मेरे पास मत आओ, तो लाइक चार्जेज ऐसे रिपेल करेंगे। -Q और -Q अगर हो मान लीजिए, तो -Q और -Q भी क्या करेंगे भाई, ये भी तो एक तरीके का लाइक चार्जेज ही है, भले ही दोनों के दोनों निगेटिव हो। तो यहां पे देखिए फिर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो मास जो है वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, बट चार्ज देखिए अगर अपोजिट नेचर का है, तो अपोजिट नेचर का चार्ज जो है अगेन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इन लोगों में से एक चार्ज हो जाए पॉजिटिव, कि इन लोगों में से एक चार्ज हो जाए पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या हो जाए, दूसरा चार्ज हो जाए निगेटिव, अब जो फोर्स लगेगा, तो देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो इस पॉजिटिव को ये बोलेगा मेरे पास आ जाओ, और इस निगेटिव को ये बोलेगा मेरे पास आ जाओ। तो अगर दोनों चार्जेज क्या हो, अलग अलग नेचर के हो, कि अलाइक चार्जेज हो, उनका नेचर अलग अलग हो, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने वाले। यही बात बोला गया है कि लाइक चार्जेज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अलाइक चार्जेज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर separated by a distance, if a proton and an electron are separated by a distance of 1 angstrom, then the value of static force in between them। पहला देखिए बात क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोल रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिव चार्ज, कि ये माइनस चार्ज के साथ होता है। फिर क्या बोला जा रहा है, दूसरा बात बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। तो Q1 इक्वल टू कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां भी चार्ज अगर माइनस है तो लिख दीजिए। यहां पे Q2 इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों बराबर चार्ज के मालिक है, तो दोनों के लिए ऐसा लिखा गया। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो बहुत बार ये जो टर्म है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो यहां पे देखिए 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2, तो Q1 का वैल्यू देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर Q2 का वैल्यू देखोगे
तो वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर नीचे से देखिए तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है R इक्वल टू बोला गया है 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है कितना, तो 10⁻⁻10 इसके बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। तो नीचे में किसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये यहाँ पे 9 इंटू 2.5 के 6 के बराबर, ये जो वैल्यू है नंबर से वो बच गए। पावर्स को अगर गिनती कीजिएगा तो नीचे में 10 का स्क्वायर 20 पावर, बगल में यहाँ पे देखिए 9 पावर, तो 10 का पावर पॉजिटिव में इकट्ठा हुआ 29 और निगेटिव में इकट्ठा हुआ है कितना, तो निगेटिव में इकट्ठा हुआ है 38। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 2.56, तो 9 इंटू 2.5 जो होना चाहिए वो 22.5 इसके बराबर होना चाहिए। इंटू यहाँ पे हिसाब कीजिएगा तो यहाँ पे 10⁻⁻9 बच रहा है, तो इसको और एक डेसिमल को इधर ले आएंगे तो लगने वाला फोर्स देखिए, इतना का फोर्स से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, इन दोनों को एक एंगस्ट्रम के दूरी पे रखा जाए तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होना चाहिए ये इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि इफ चार्जेज ऑफ QF at a distance of d apart, then the force between them is, now the 1/3 of the charge from the first is transferred to the 1/3 ऑफ चार्ज जो फर्स्ट का है वो कर दिया जा रहा है सेकेंड को, देन द न्यू फोर्स बिटवीन देम, कि तब बताइए नया फोर्स उनके बीच में क्या होगा। पहला बोला जा रहा है कि F/3 हो जाना चाहिए, दूसरा बोला जा रहा है 2F/3 हो जाना चाहिए, तीसरा बोल रहा है कि 4F/9 हो जाना चाहिए, सबसे लास्ट बोल रहा है 16F/9 ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि दो सिचुएशन है, तो सिचुएशन 1 में क्या बोला जाता है, सिचुएशन 1 में बोला जा रहा है कि चार्ज नंबर 1 है, तो चार्ज नंबर 1 के लिए देखिएगा तो इसका वैल्यू बोला है Q और इसका वैल्यू बोला है -Q। अगर इन लोगों के बीच में अभी का दूरी कितना के बराबर है, D के बराबर है, तो बार बार 1/4πε0 लिखा नहीं जाता। जो ये टर्म है Q1 Q2/r², तो बार बार इसको K लिख दिया जाता है कि भाई कांस्टेंट ही तो है 1/4πε0। Q1 एंड Q2 तो देखिए KQ², बीच का दूरी D²। शुरुआत में ऐसा बोला गया है कि भाई फोर्स इतना के बराबर है, ऐसा सिचुएशन। देखिए स्टेज 2 में जहां के लिए आपको निकाल के बताना है, तो स्टेज 2 में क्या बोला गया है कि इससे 1/3 चार्ज ले लिया गया, तो पहला वाले से अगर 1/3 चार्ज ले लोगे तो डेल्टा Q कितना के बराबर, तो डेल्टा Q हो गया Q/3 कि भाई उससे 1/3 ले लीजिए, तो उससे Q/3 ले लिया गया। अब यहां से देखिए कि जो 1 सच में बच गया तो उसको Q1 डैश बोल रहा हूं,
तो पहले 1 का वैल्यू Q था, इससे डेल्टा Q क्या किया गया है, मांग लिया गया है। तो पहले वैल्यू था Q, मांग लिया गया Q/3, तो Q1 डैश देखिए केवल और केवल इतना का चार्ज यहां पे बच गया है। सोच के भी लगता है 1/3 चला गया, 2/3 बच गया। अब देखो जो यहां से लिया गया है डेल्टा Q, वो सौंपा किसको जा रहा है, तो वो वापस किया जा रहा है Q2 डैश को। तो Q2 डैश, Q2 का जो नया वैल्यू होना चाहिए कि Q2 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, प्लस उसको डेल्टा Q कितना मिला। तो देखिए Q2 तो ओरिजिनली निगेटिव था, तो उसका वैल्यू -Q के बराबर था, प्लस उसको कितना से मिला है, प्लस इसको देखिएगा तो प्लस इसको Q/3 जो इससे छिनाया है उसी को दिया गया है दूसरे वाले को, तो प्लस Q/3। तो ये देखिए अब Q2 डैश जो हो गया वो -2Q/3 इसके बराबर। दूरी तो कुछ नहीं बोला है, तो अभी भी मानते हैं डी सेपरेशन पे ही है। अब देखिए इनके बीच में लगने वाला जो नया फोर्स F डैश होना चाहिए वो किसके बराबर, तो भाई K इंटू जो कांस्टेंट है 1/4πε0 वो तो है ही, K इंटू Q1 का डैश इंटू Q2 का डैश डिवाइडेड बाई अभी का दूरी d²। F डैश इक्वल टू देखिएगा तो K इंटू Q1 कितना के बराबर, तो 2Q/3 के बराबर, Q2 कितना के बराबर, 2Q/3 के बराबर इंटू d²। यहां पे देखिए ये वाला टर्म जो है ये केवल बच जा रहा है कि F डैश इक्वल टू, यहां से देखो 2/3 एक बार, 2/3 एक बार और, तो 2/3 एक बार, 2/3 एक बार और मल्टीप्लाई हुआ तो 4/9 के बराबर। बाकी सभी टर्म देखिए के अभी भी है Q² नीचे में d², F डैश इक्वल टू देखिए 4/9 टाइम्स ऑफ क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फोर्स F होना चाहिए। कि अगर इस तरीके से यहां से कुछ चार्ज लेके इसको दे दिया गया तो इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना, यहां से इसको मिला है तो मिलने के बाद इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना, अभी के फोर्स कितना, और अभी का फोर्स और शुरुआत के फोर्स में या तो रेशियो ले लीजिए या तो एक दूसरे के टर्म्स में लिख दीजिए, वही वैल्यू होने वाला है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ टू चार्जेस when at separation of 8 centimeter the force between them is F. Now both the charges are displaced by 2 centimeter towards each other, then the value of new force between these charges. चलिए ऑप्शंस में लिख दीजिए। एफ के टर्म में ही होना चाहिए, एक ही तो इनपुट दिया गया है। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि फोर्स जो है वो F/2 हो जाना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है F/4 होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 2F हो जाना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 4F हो जाना चाहिए। देखिए यहां भी दो सिचुएशन में बोला है। देखिए शुरुआत में हमको चार्जेस का वैल्यू नहीं पता, तो मान लिया भाई ये Q1 था और दूसरा वाला चार्ज Q2 था। इनके बीच का दूरी जो आज है
वो R1 के बराबर है और इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से देखिए जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार नहीं लिखना है, तो उसको के बोल रहे हैं, तो के Q1 Q2 इंटू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये होना चाहिए हम लोगों का फोर्स। अब यहां पे शुरुआत के लिए लिख रहे हैं F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ये आपका शुरुआत में फोर्स है और इसको नाम दिया गया है क्वेश्चन में F। बाद में क्या बोला गया कि ये वाले चार्ज को मूव करवाया गया 2 सेंटीमीटर से और ये वाले चार्ज को भी मूव करवाया गया 2 सेंटीमीटर से, तो ये इसका ओरिजिनल से ये 2 सेंटीमीटर आगे आ गया। सिमिलरली उसका जो ओरिजिनल था यहां से ये भी 2 सेंटीमीटर आगे चला गया। तो दोनों अगर 2-2 सेंटीमीटर आगे चले गए तो पहले जिनके बीच का दूरी 8 सेंटीमीटर के बराबर था, अब इनके बीच का दूरी कितना बच जाएगा, तो केवल और केवल 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। कि 8 में से 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, तो ये क्या हो गया, ये R2 का वैल्यू हो गया। F2 का वैल्यू जो होना चाहिए कि सिंस डिस्टेंस पे भी तो फोर्स डिपेंड करता है, तो F2 का वैल्यू किसके बराबर, तो K इंटू क्या, F2 का वैल्यू जो होना चाहिए K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखिए अगर F2 का वैल्यू निकालते हैं तो R2 होना चाहिए यहां पे। अब ये वाला है इक्वेशन 1 और ये वाला है इक्वेशन 2, यहां पे आके अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे 1 से, तो इधर ऊपर में कौन है F2, इधर नीचे में कौन बैठेगा, तो F1। यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या मिलना चाहिए, तो K इंटू Q1 Q2 F2 के सामने डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। यहां से देखिएगा तो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। यहां पे देखिए कि K तो दुनिया में हमेशा सेम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट, और Q1 Q2 वही तो दोनों चार्ज है, तो वो भी बराबर है। तो यहां से क्या बच गया कि F2 बाई F1 इक्वल टू फ्रैक्शन के रूल से जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर, तो R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, R2 का स्क्वायर। यहां से देखिए F2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर, तो R1 का मतलब 8 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और F1 का वैल्यू वही तो क्वेश्चन में F बोला गया है कि पहला केस में जो फोर्स लग रहा है वो F के बराबर है, तो इंटू F। तो यहां से देखिए 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 बाई 16 4 के बराबर होगा। F2 का वैल्यू देखिए किसके बराबर, तो F2 का वैल्यू 4F के बराबर होगा। तो ये बात तो शुरू में ही कूलम्स लॉ बोला है कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस को कम कर दिया गया तो देखिए फोर्स क्या हुआ है, फोर्स 4 गुना से इनहेंस हो गया है। चलिए चार्जेड जो अगला बात हम लोग पढ़ना है वो है कि हर चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है, जैसा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। कि जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मेरा इस इलाके में प्रभाव है, वैसे ही माना जाता है कि अगर ये Q नाम का चार्ज है तो इसके चारों ओर जो मान लीजिए रीजन है, उस रीजन में इसका प्रभाव होता है, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इसके चारों ओर जो है वो इसका प्रभाव है,
और इसका प्रभाव क्या है। अगर कोई पूछे कि भाई इसका क्या प्रभाव है इसके चारों ओर, तो ये अपने चारों ओर जो है वो एक रीजन में क्या प्रभाव डालेगा कि यहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, कि मान लीजिए यहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कि बोला जाएगा ना कि भाई हमारा प्रभाव है, तो क्या प्रभाव है। प्रभाव ये है कि हर चार्ज अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करके रखा है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा। उसी रीजन को बोला जाता है क्या, उसी रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला बात क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक जगह का नाम हो गया, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि जैसे ऐसे तो बोल देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर नहीं होगा। सोच के भी लगता है कि मान लीजिए यहां बैठा के अगर एक हॉट स्पॉट दे दिया जाए तो हर जगह वाईफाई सेम पावर का सिग्नल नहीं देता है। जब नजदीक रहेंगे तो मजबूत रहता है, तो नजदीक में मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज is called the electric field intensity। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर किसी जगह ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे अगर लाके मैं एक Q0 नाम के टेस्ट चार्ज को छोड़ दूं, तो यही बोला गया है कि आगे जाके सेपरेट हेडिंग ही पढ़ रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी यहां पे क्या बोला जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगा डिवाइडेड बाय चार्ज वैल्यू कितना था, इसी को हम लोग बोलते हैं उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि अगर किसी जगह पे लाने से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी चार्ज के द्वारा, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसको समझते हैं क्या कहने का मतलब हुआ। और आगे तो चलिए एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ पॉइंट चार्ज ऑफ 6 microcoulomb is placed at a point in the electric field, the force experienced by this charge is of 72 Newton, then the strength of
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो बात आप लोगों ने शुरू में बोला कि कहीं पे अगर मान लीजिए ये कहीं पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, अभी देखते हैं कितना वैल्यू निकालने है, कैसे दूसरा तरीका। बाकी यहां पे देखिए क्या बोला जाता है कि यहां लाके अगर आप कौन सा चार्ज, एक चार्ज को रख दोगे जिसका वैल्यू क्यू नॉट है, तो अब की बार क्या बोला है कि एक चार्ज है जिसको लाके रखा गया है, तो 6 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज है। तो अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 72 न्यूटन के बराबर। अब देखिए 6 माइक्रोकूलम्ब का क्या मतलब होता है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर किसके बराबर, -6 कूलम्ब के बराबर। कि ऐसा यूनिट में लिखे तो हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं कि किसी भी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कैसे तय होता है कि अगर चार्ज को फील्ड में लाए हैं तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट ऑफ द चार्ज इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पे देखिए फोर्स कितना का लग रहा है, तो 72 न्यूटन का। चार्ज कितना के बराबर है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 का। तो देखिए 12 इंटू 10 टू दी पावर -6 ये किसके बराबर, इतना न्यूटन कूलम्ब के बराबर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम्ब। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिसमें कि किसी चार्ज का प्रभाव होता है। और प्रभाव क्या होता है कि कोई अन्य चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स का वैल्यू इतना के बराबर इस केस में आया। चलिए अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, अब हम लोग दूसरा तरीका से निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। की मान लीजिए कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एक चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एक चार्ज तो ये एक Q नाम का चार्ज यहां पे बैठा हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई इस Q नाम के चार्ज ने अपने से R दूरी पे ये जो पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट A है यहां पे कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा है, ये बताइए कि ये वाला चार्ज कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा है। तो देखिए हम लोग तो बोलते ही है जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पे लाके एक टेस्ट चार्ज को बैठा दो। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो वहां पे लाके एक टेस्ट चार्ज को बैठा दिए। जब टेस्ट चार्ज यहाँ पे बैठेगा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो अपना कूलम्ब लॉ तो बोलता ही है कि लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या R² इसके बराबर होता है। तो अगर टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के बगल में रखेंगे तो वहां पे फोर्स कितना लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है अपना, इसको नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। की सोर्स मतलब जो फील्ड क्रिएट किया है। तो कैपिटल Q सोर्स चार्ज है, स्मॉल q देखिए यहाँ पे कितना के बराबर है, तो Q नॉट के बराबर डिवाइडेड बाय R²। ऐसा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है कि अपना जो टेस्ट चार्ज आया था Q नॉट नाम का, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना का फोर्स लगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना था, कि पर यूनिट फोर्स में इंटरेस्टेड है। तो यहां पे देखिए इसका वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखिए Q इंटू Q नॉट
डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए नीचे में क्या हो रहा है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ऐसा हो गया। यहाँ पे देखिए क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे अगर मान लो आप R दूरी पे चले गए तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इसके बराबर होता है। कि कहीं पे एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से R दूरी पे, तो आप खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दूर भागते जाओगे इस फील्ड का वैल्यू जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हम लोग अपना बेसिक एनालिसिस से ही जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है से चार्ज से आप दूर भागोगे वैसे वैसे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर होते जाना चाहिए। जो बात बोला गया कि अगर ये एक हॉट स्पॉट है तो जैसे जैसे दूर जाएंगे सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगा, जितना पास होंगे उतना ही मजबूत रहेगा, ऐसा। तो ये तो था हम लोगों को फेमसली ये फॉर्मूले से, इसको बार बार तो के बोला ही जा रहा है, तो इसको के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, तो अगला जो काम है हम लोगों का करना वो क्या है, तो अगला जो काम है हम लोगों का करना वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो अगर Q एक पॉजिटिव चार्ज है, Q एक पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहां पे एक बात तय होता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो अपना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कि टेस्ट जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू अपना ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो यहां पे देखो अगर Q नॉट नाम का चार्ज आया है तो अब की बार फोर्स क्या लगेगा कि Q नॉट को धकेला जाएगा। तो अगर सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, अगर सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। कि अगर सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सिमिलरली अगर जो अपना सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मान लीजिए अगला केस में कि जिसने फील्ड क्रिएट किया वो अगर निगेटिव है, तो टेस्ट चार्ज देखिए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज जो करता है वो किधर ओर करता है, टुवर्ड्स द चार्ज। कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्रिएट किया गया कि मान लीजिए ये है +6Q, तो इससे आप यहां पे आके देखोगे कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का काम है अपने से दूर फील्ड क्रिएट करना। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन ऐसा होगा कि चार्ज से दूर की ओर जा रहा है। यही अगर ये चार्ज -6Q हो जाता तो निगेटिव चार्ज का क्या काम है, तो निगेटिव चार्ज का काम है क्रिएटिंग अ फील्ड दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। यहां पे अगर यहां लिख देते हैं, यहां पे अगर देखेंगे तो ये टुवर्ड्स द चार्ज क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है। कि अगर चार्ज पॉजिटिव है वो अपने से दूर की ओर, चार्ज निगेटिव है तो वो अपनी ही ओर क्या करेगा, अपनी ही ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये परंपरा है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशन देखें तो हम लोग ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने से उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पे क्या है कि अगर ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे आके मान लो अगर मैंने क्यू नाम के चार्ज को फ्री कर दिया, तो अगर यहां पे मैंने क्यू नाम के चार्ज को फ्री कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। अगर अब की बार मुझे पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होना चाहिए। कि कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर, कि अगर Q नाम के चार्ज को E नाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके हम लोग रख दे तो उस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो Q इंटू ई इसके बराबर होना चाहिए ऑलवेज। अब देखो, अब अगला बात क्या होता है कि अगर जो Q चार्ज आया है, अगर जो Q चार्ज आया है, हमेशा याद रखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाता है कि फील्ड अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने आके Q नाम के पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये बात तय है कि लगने वाले फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई होगा। फोर्स दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर की ओर लगे, या फिर उल्टा भी लग सकता है फील्ड का। कब, जब जिस चार्ज को लाया गया है वो निगेटिव रहे। कि अगर निगेटिव चार्ज को आप फ्री कर देंगे, कहां पे, अगर निगेटिव चार्ज को आप फ्री कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा फोर्स, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका होगा अपोजिट टू क्या, अपोजिट टू फील्ड। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हमको पता है कि भाई कहीं पे ये ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे मुझे किसी ने कहा कि एक बार मैं +2Q चार्ज लाया हूं, तो हाँ ये लगने वाला फोर्स का वैल्यू वो तो जितना चार्ज आया है इंटू ई के बराबर, डायरेक्शन ये एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस डायरेक्शन में फील्ड इटसेल्फ होता है। कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और यहां पे लाके मैंने -2Q चार्ज रख दिया, तो अगर आप -2Q चार्ज रखोगे तो इस केस में देखिए लगने वाला फोर्स जो होगा, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसका, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये है हम लोगों का फोर्स एक्सपीरियंस की वैल्यू जो होगा वो हमेशा Q इंटू ई के बराबर होगा। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सेम, निगेटिव है तो उल्टा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ
charge of 2 microcoulomb to be balanced in air by applying a vertical electric then the value of field required। चलिए देखो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि यहां पे देखो कोई भी चीज दुनिया में हवा में नहीं रह सकता। हवा में कोई भी चीज दुनिया में इसलिए नहीं रह सकता कि उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेट के बराबर, कि भाई उसके वेट के बराबर अगर इसको हवा में छोड़ दूं तो ये गिर जाएगा क्योंकि इसके वेट के बराबर फोर्स काम करता है। लेकिन यहां पे अगर रखता हूं तो नहीं गिर रहा है क्योंकि इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है। तो यहां अंदर में एक मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मैग्नेट के मदद से कर सकते हैं बैलेंस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इफ अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम्ब एंड इसका मास भी दिया जाना चाहिए, इफ अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम्ब एंड मास 4 ग्राम, की मास जो है वो 4 ग्राम के बराबर है, कि मास कितना है वो तो गिवन होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि जिसको बैलेंस करना है उसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम्ब के बराबर है और उसका मास जो है वो बोला गया है 4 ग्राम के बराबर है। तो यहां से अगर हम लोगों को इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कौन करेगा, तो वेट के जवाब में देखो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है तो यही तो अपना क्यू चार्ज है। तो ये अपना क्यू चार्ज है तो इसके पास जो मास है इसके वजह से इसका वेट नीचे काम कर रहा है और बोल रहा है हवा में नहीं रह सकते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है तो ऊपर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना का फोर्स आएगा, तो Q इंटू ई का फोर्स आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स आपका वेट है अगर उसी के बराबर फोर्स लगा दे, क्या उसी के बराबर आपका फोर्स लगा दे, कौन उसी के बराबर फोर्स लगा दे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर फोर्स लगाता है, तो Q इंटू ई के बराबर, और वेट का फोर्स हम लोग जानते हैं दुनिया में M इंटू जी के बराबर होता है। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है तो Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब, तो 2 माइक्रोकूलम्ब का मतलब हुआ 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। अगर इसको देखिएगा मास, तो मास दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 1/1000, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 इसके बराबर मास है। जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 के बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ई का वैल्यू देखिए किसके बराबर, तो mg डिवाइडेड बाई q के बराबर। कि किसी भी चीज को हवा में अगर बैलेंस करना हो तो इसको वन ऑफ द वे क्या है, वन ऑफ द वे हो सकता है मैग्नेट और दूसरा वे क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जी का वैल्यू 10 के बराबर होता है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -6 के बराबर। यहां से हिसाब कीजिएगा तो देखिए 2 बच जाएगा और इधर हिसाब करोगे 0 का, 6 0 नीचे, ऊपर में एक प्लस, ऊपर आके टोटल 7 पॉजिटिव 0 3 निगेटिव 0, कितना बच गया 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। इतना का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चाहिए। जो हम लोगों का बुलेट ट्रेन होता है, अभी इंडिया में तो आने वाला है, आया नहीं है, तो बुलेट ट्रेन जो देखिए वो ट्रैक पे रन नहीं करता है। बुलेट ट्रेन जो होता है वो ट्रैक के ऊपर रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इतना स्पीड से दो चीजें आपस में रब करेंगी, घर्षण होगा इतना स्पीड से, तो वहां पे फायर कैच कर लेगा। तो बुलेट ट्रेन को थोड़ा उठा के रखा जाता है
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मदद से ही, कि ट्रैक और ट्रेन के बीच में क्या होता है, कोई एक गैप मेंटेन किया जाता है, उतना स्पीड से अगर कांटेक्ट होगा तो पक्का आग पकड़ लेगा, तो वो सब इसको ही हवा में रखना है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ही ऐसा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ चार्ज Q is released from rest in uniform electric field E, then the kinetic energy of this charge after traveling a distance y, कि मान लीजिए चार्ज हम लोगों को गिवन है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसने y डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो जो गिवन लोग हैं उन्हीं के टर्म में ऑप्शन है QE डिवाइडेड बाय y इसके बराबर, दूसरा बोल रहा है QE इंटू वाई इसके बराबर, तीसरा बोला जा रहा है QE इंटू वाई स्क्वायर, सबसे लास्ट बोला जा रहा है QE स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके बराबर। सबसे पहले क्या है कि पूछा क्या है, तो पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो हाफ mv स्क्वायर, कि हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ना m पता है ना v पता है, कुछ नहीं पता है, कैसे सब निकल सकता है। देखिए कि मैंने मान लिया कि जो इस चार्ज पार्टिकल का मास है वो किसके बराबर है, तो मास m के बराबर है। अब जो चार्ज है वो तो क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है, q के बराबर है। तो अगर इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा कि q नाम के चार्ज को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को छोड़ते हैं तो फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, फोर्स का जो वैल्यू होता है वो Q इंटू ई इसके बराबर फोर्स का वैल्यू होता है। अब देखो दुनिया में कोई सा भी फोर्स का काम क्या है, तो कोई भी फोर्स का काम है बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। तो F इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो F इक्वल टू ma के बराबर भी होता है। तो यहां से देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो Q इंटू ई के बराबर होना चाहिए। अगर यहां से देखेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना के बराबर आया, तो QE बाई m इसके बराबर आ गया। अब इस चार्ज के मोशन को देखिए, इस चार्ज के मोशन को देखिए तो आपको क्या क्या पता है। क्या बोला गया है कि ये जो चार्ज है उसको रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो मोशन को देखिएगा तो u इक्वल टू 0 के बराबर है। इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा है जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर है, तो QE बाई m के बराबर है। और इस एक्सेलरेशन के कारण ये कितना दूरी आगे बढ़ गया है, तो ये जो डिस्टेंस आगे बढ़ा है वो किसके बराबर बोला गया है, कि y डिस्टेंस से आगे बढ़ा है। डिस्टेंस किसके बराबर है, y के बराबर। हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए जो कि मुझे नहीं पता है। फाइनल वेलोसिटी भी अपना क्या है, अननोन है। तो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो u स्क्वायर प्लस 2as इसके बराबर। तो u स्क्वायर, u तो 0 है, 2 इंटू
एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगा QE, जो एक्सेलरेशन होता है वो F/m के बराबर, तो QE/m के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना, F के बराबर, देखिए V² निकल गया। अब यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो हाफ mv²। तो यहां से देखिए 1/2 इंटू एक बार मास काइनेटिक एनर्जी का, v² को अगर लिखेंगे, यहां डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, s का वैल्यू y के बराबर है। कि यहां पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है QE/m इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो y के बराबर है ही। अब यहां से देखिए m इंटू जो v² का वैल्यू लाए हैं, तो 2 इंटू QE डिवाइडेड बाई m इंटू किसके बराबर, y के बराबर। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस y इन द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ रहा है, तो QE इंटू y इसके बराबर आ रहा है। तो ये बात था किसका कहानी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है जब कभी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, इंटर करेगा। चलिए अगला बात जो हम लोग देखते हैं, तो अगला बात को क्या बोला जाता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a distance, separated by, yes, separated by a small distance constitutes an इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि देखिए यहां पे जो बात किया, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक चार्ज होगा -q और दूसरा चार्ज होगा +q। यही है आपका क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2l। तो यहां पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब देखिए एक क्वांटिटी होता है, उसको बोला जाता है डाइपोल मूवमेंट। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या है, कि कौन डाइपोल कितना पावरफुल है। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है कि डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, इसको p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला टर्म क्या, कि ये जो चार्ज है उसका वैल्यू, और दूसरा टर्म क्या है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू। इसी को डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। और दूसरा बात क्या बोला जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कि मान लीजिए डाइपोल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि मान लो पहला चार्ज जो है वो है -2 माइक्रो कूलम्ब का, ये है Q1, ये है Q या -Q। और दूसरा चार्ज जो है +2 माइक्रो कूलम्ब का, प्लस एसेंशियली लिखा नहीं जाता। और ये कितना के बराबर है, ये देखिए +Q के बराबर है। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहां का डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर इक्वल टू q इंटू
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l इसके बराबर होगा। तो q का वैल्यू देखिएगा तो वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 कितना के बराबर, और डिस्टेंस जो है वो 2l देखो ऑलरेडी इसी को तो आप 2l बोलते हो, तो वही तो डिस्टेंस है कितना के बराबर, वही तो अभी एक एग्जांपल लेके बता रहे, यही तो डिस्टेंस है कितना के बराबर 10 के बराबर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। तो ये तो वैल्यू हो गया। कोई पूछे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तो जो अपना p वेक्टर है, p वेक्टर का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऐसा होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और एक क्वेश्चन करके आज का खत्म करते हैं। देखिए अब अगर मान लो वो उसको मैं बार बार 2l बोल रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मान लीजिए माइनस q है और ये प्लस q है। अब इनके बीच के दूरी को मैंने एक बार 2l माना, अगर कोई बोले कि मैं a ही मान रहा हूं तो इसके लिए डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो q इन के बराबर, कि मुद्दे का बात यह है वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, आप उसको l मानिए 2l मानिए, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अ चार्ज ऑफ -2q इज प्लेस्ड एट origin and two charges of q are placed at a, 0 and 0, a, then the dipole मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो बात बोला है उसको समझते हैं। यहां पे बोला है कि एक -2q नाम का चार्ज ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये अगर ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है a, 0, तो उसको x एक्सिस पे लाई करना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0, और यहां से दूरी कितना के बराबर, a के बराबर। यहां देखिए q ऐसा बैठा हुआ, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला गया है कि एक और चार्ज बैठा है वो भी q के बराबर है, तो 0, a, तो वो देखिए कहां पे बैठा है, y एक्सिस पे। डाइपोल का मतलब तो हम लोग बोलते थे दो चार्ज, यहां 3 चार्ज हो गया। तो यहां पे कैसे देखेंगे, देखिए कि ये आपका पहला चार्ज है क्या, Q। तो देखो एक पेयर ये Q है और ये -Q, तो एक पेयर बना दो इसके साथ, ये Q और ये -Q एक पेयर इनके बीच में। यहां से यहां भी दूरी किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये दूरी 1 के बराबर ऐसा हो गया। -Q में से एक पेयर बनाया है, उसके साथ दूसरा पेयर क्या कीजिए, ये -Q और ये +Q इसके बीच में बना दीजिए। यहां भी दूरी कितना के बराबर, 1 के बराबर। देखो ये पहला वाला डाइपोल मूवमेंट, तो फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज P1 का डायरेक्शन ऐसा। दूसरा वाला डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज P2 का डायरेक्शन ऐसा। P1 का वैल्यू होना चाहिए चार्ज का वैल्यू इनटू बीच का डिस्टेंस किसके बराबर, तो 1 के बराबर। P2 का वैल्यू इनटू बीच का डिस्टेंस इसके बराबर। अब देखिए डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये है अपना वेक्टर नंबर 1, ये है वेक्टर नंबर 2, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो जो अपना नेट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए वो किसके बराबर, तो पहले वाले वेक्टर का प्लस दूसरे वाले वेक्टर का, ये हमेशा से परपेंडिकुलर के लिए। तो यहां पे देखिए एक बार QA का स्क्वायर, एक बार और QA का स्क्वायर,
क्यू ए कॉमन होके बाहर आ जाएगा, रूट अंदर में बच जाएगा, पी नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू ए डिवाइडेड बाई √2 इसके बराबर। तो इससे आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे होता है, फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद। एक से ज्यादा